बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, यौम आशूर की मुनासबत से प्रोग्राम्स हमारी स्लॉट के अंदर चलते रहे और आज हम तकरीबन एक हफ़्ते के बाद आपके गोशगुजार इस वक्त पेश हुए हैं। पाकिस्तान की सियासी अगर तारीख़ देखी जाए इन्हीं दिनों की, तो उस पर बहुत कुछ ऐसा रकम हुआ है कि जो एक देर बाद छाप पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर छोड़ के जाएगी। जो फैसले वफाकी हुकूमत की तरफ से किए गए, जिसमें इत्तेहादियों को लूप में भी नहीं लिया गया, इत्तेहादी उस पर एतराज़ात उठाते हुए मंजर आम पे आया और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस फैसले के ऊपर मजबूर हो चुकी है। इसी बीच में एडहॉक जजेस की तायुनाती वाला मामला भी उठा और एडहॉक जजेस के हवाले से बेशुमार जो चीज़ें मंजर आम के ऊपर आई कि 4 जजेस को बाकायदा तौर पर पहले ये कहा गया, इन्विटेशन भेजा गया कि आप जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाएं एडहॉक जजेस के तौर के ऊपर। उसी दिन में 2 जजेस जो थे उन्होंने माजरत कर ली। आज आके वो एक माजरत को जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि ये उसी दिन की माजरत है कि जिस दिन पहले मुशीर आलम साहब ने भी माजरत कर ली थी कि मैं जो है अपने रिफाही कामों और अपनी NGOs की वजह से वक्त नहीं दे सकता। जस्टिस मकबूल बाकर नजवी साहब ने भी माजरत कर ली है। 2 जजेस सिर्फ हैं। जुडिशल कमीशन अगर उनकी मंजूरी देगा तो फिर ही उनकी तायुनाती मुमकिन हो सकती है। लेकिन इसी बीच में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब बाकायदा तौर पर यह मानते हैं कि जो 8 जजेस ने फैसला दिया था उन्होंने आइन को रीराइट किया है, और आइन को रीराइट जब किया गया है तो एडहॉक जजेस की तायुनाती का फैसला जुडिशल कमीशन करेगा, हम इसे मूव करेंगे। यानी इससे इंटेंशंस वफाकी हुकूमत की क्या दिखाई देती हैं कि जब 8 जजेस के फैसले को आप ये समझें कि ये आइन को रीराइट किया गया है, तो क्या उन्हें डोमिनेंट करने के लिए आप एडहॉक जजेस की तायुनाती को मुमकिन बना पाएंगे। लेकिन इसके ऊपर लतीफ़ खोसा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो एक उज़र उठाते हैं। वो कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 187 के तहत एडहॉक जजेस की तायुनाती सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकती है कि जब सुप्रीम कोर्ट का कॉरम पूरा ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉरम पूरा है तो इस तनाजुर के अंदर एडहॉक इज़्म की बुनियाद के ऊपर जजेस की तायुनाती नहीं हो सकती। इस मामले के लेके क्या बातें होंगी। दूसरी जो मखसूस नशिस्तों को लेके मामला है, उस पर वफाकी हुकूमत ये कहती है कि हमने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी है। बहुत सारे ये कहते हैं वो फैसला किया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारी पार्लिमानी जमातें ये राय रखती हैं कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं भी जाते तो अपील के अंदर वो लोग जाएंगे इनफरादी तौर के ऊपर जो मुतासिरीन में से हैं। तो मुतासिरीन जो है जिन्होंने हलफ उठाया था और बाद में उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया था, अब वो मुतासिरीन अगर 40 की तादाद में जाके अपील को फाइल करेंगे तो उसको कानूनी नुक्ते के एतबार से उसकी हैसियत क्या होगी और उसको किस तरीके से देखा जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, जिसमें पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया, बिजली की कीमत में भी इजाफा हो रहा है, अशियाए खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। तो पाकिस्तान किस समत को गामजन है, इसी बारे में बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, सबसे पहले मसाइल के ऊपर बात कि जो हमारे पिछले प्रोग्राम जिन दिनों में नहीं हो सके, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया है और उसके तनाजुर के अंदर अवाम मजीद चीखती चिल्लाती हुई दिखाई दे रही है, क्या राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुझे नहीं पता यासर, आपने इतनी लंबी चौड़ी सारी डिटेल निकाल के आगे रख दी। ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट वाली बात की है, एडहॉक जजेस को भी छोड़ दें। ये जो आपने कहा मुतासरीन तो 8 फरवरी के है। पाकिस्तान के 1 करोड़ से ज्यादा लोग वो जा रहे हैं, उनको इंसाफ दें जिन्होंने वोट दिया था, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के नामजद करदा हमायत याफ्ता लोगों को वोट दिया था, जिनकी सीटें मोहम्मद बूटा भी ले गया, मोहम्मद कसूर भी ले गया, मोहम्मद यासर भी ले गया, राना अजीम भी ले गया। उनको इंसाफ कौन देगा? वो करोड़ों लोग जब अदालतों में जाएंगे, एक अदालत के अंदर उस 8 फरवरी का केस भी पड़ा है जो एक बंदे की तरफ से नहीं, आप 40 लोगों की बात कर रहे हैं, वो 100 कुछ हलकों के हवाले से है। उस पर कौन बात करेगा? उसको इंसाफ कौन देगा? क्या उनको सुनना नहीं बनता? पहले उसको सुन लें, उनको सुन के फैसला कर लें कि क्या फार्म 45, 47 है, उसको फैसला कर ले जनाब। अगर वो है, अगर वो दुरुस्त कह रहे हैं लोग, अगर उनकी हर चीज दुरुस्त है, अगर उनके फार्म 45 वाले जीते हुए हैं, तो फिर तो ये 40 या 45 लोग जो आप कह रहे हैं, इनकी तो वैल्यू क्या? ये क्या फिर आप मुतासरीन नहीं, फिर आप मुफ्त रोटियां खाना ले, चिचो चिच गनेड़ियां 2 तेरियां तो 2 फेर तेरियां। कौन सी गनेड़ियां? चिचो चिच गनेड़ियां 2 तेरियां थे, वो भी तेरियां। ये वाली जो है ना, ये फिर ये सारे जो है फिर सारे जाएंगे।
जिन्हें मुफ्त में माले मुफ्त में दिले बेरहम ये जो सारा कुछ किया हुआ है। पहले तो बात यह है कि 8 फरवरी के इंतखाबात जैनवन हुए, जिन लोगों ने पिटीशन की है, जो लोग 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर कुरान पाक उठा करके हैं, जिन्होंने कुरान मजीद हाथ में पकड़कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहा है कि हम कुरान पाक में हलफ देते हैं, अगर हमारे मुकाबले में जीतने वालों का दावा करने वाले यहां पे आके हलफ दे दें तो हम वापस चले जाते हैं। उनकी पहले सुने जनाब, महसूस नशिस्तें पहले लोग जीतते हैं, उसके बाद महसूस नशिस्तें मिलती हैं। यासर साहब, वो पहलू नहीं मिल जाती, वो घरों लेके नहीं आ जाते। ये इतनी जो इनको आग लगी हुई है ना कि जाएं, जाके बिल्कुल जाएं। ये जो बार बार, मुझे तो यही नहीं समझ आती, रात को ये कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, इनका वज़ीर इत्तलात कुछ कहता है, 3 घंटे बाद इनके सारे ख़त्म, चीज़ें ही ख़त्म हो जाती हैं। मुझे एक बात बताए भाई, बात ये है बड़ी सिंपल सी यासर साहब, पहले दिन इंसाफ फैसला कर ले 8 फरवरी के इंतखाबात दुरुस्त थे। अगर 8 फरवरी के इंतखाबात दुरुस्त थे उसके बाद महसूस नशिस्तों पे भी आ जाए, केस सुने। वो केस सुनने में क्या हर्ज है? अगर फार्म 45 किसी के पास है, यहाँ पे तो आलम यह है कि अगर कोई जज फार्म 45 तलब कर ले तो उसके खिलाफ आप दरखास्त दे देते हैं। क्या देते हैं? खाली सर दरखास्त तक नहीं, पूरा एक पोलिटिसाइज करके सोशल मीडिया पे एजेंडे के तहत कैंपेन चलाई जाती। होता है ना। तो वकील भी आपने रख ली हुए हैं कि केस तुसी करने ना, बस जुडिशल कमीशन जो तुसी दरखास्त देनी है। सर वो छोड़िए, जो 8 जजेस ने फैसला दिया उनकी तस्वीर को लेके जो एहतजाज किया गया था, मैं वही अर्ज कर, मैं हो जाता ना, तो आए ना, पहले फैसला दे लें इलेक्शन का। इलेक्शन जैनवन आप कह दें, सुप्रीम कोर्ट कह दे, यही फुल बेंच, सुप्रीम कोर्ट का एक फुल बेंच 5 दिन हेयरिंग करे, 6 दिन की जरूरत ही नहीं है यार। करना क्या है? यासर साहब, आप हल्का फलां से लड़े थे, आपके फार्म 45 हैं, आप लाए रखें इधर, राना अजीम आपके भी हैं, रखें इधर। और यार ऐसे फैसला होता है। तहरीके लबैक तुम भी लेके आ, जमात इस्लामी तुम भी लेके आ, पीपल्स पार्टी तुम भी लेके आ, आजाद उम्मीदवार तुम भी लेके आ। अगर 4 के एक जैसे हैं, एक एक जैसा नहीं है, फारग करे। ये कौन सी साइंस है? ये कौन सा मामला है? पहले इसको कर लेना, फुल बैंक सुन ले, कह दे इलेक्शन जैनवन हुए हैं, उसके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पे बोलने की। जिस दिन फैसला होने वाला हो उसी दिन अदम एतमाद कर दें। यार वो छोड़ दें, जो अदम एतमाद हो जाए। अब तो अदम एतमाद क्या, अब तो बात आगे से आगे कल बताएंगे आपको। अब तो बात कहीं और चले गई है। अब तो इंतखाब भी हो गया किसी का, अगो हूँ आगे आ जाए आप, वो कल कर लेंगे। इंतखाब भी हो गए, कल कर लेंगे, कुछ कर लेंगे कल इंशाल्लाह। सब्र तो कर लें, अजी सारा कुछ सौदा बनना है कि कल थे बैग के नाना नीम खानी है। चले बढ़ जाए, जितना आगे बढ़ना बढ़ जाए। आगे आप आ जाए ना ज़रा। अब आप आ जाए महंगाई पे। भाई मुझे एक बात तो बताएं, आपको पता है ये 16 रुपये की रोटी आपको कितने में पड़ती है? कितने में पड़ती है? कितने में पड़ती है? मैं बता रहा हूँ ना यार, ये जो 15 रुपये की रोटी है ना, अगर तो आपने पंखे के नीचे बैठ के खानी है, ठीक है, तो ये आपको पड़ेगी 16 रुपये की रोटी जो है ना 70 रुपये में। 70 में? 70 रुपये में। अच्छा। अगर आपने साथ एक बल्ब जलाना है, ठीक है, फिर ये आपको पड़ेगी 82 रुपये में। और अगर आपने 2 पंखे जला लेने हैं तो ये अब जाएगी 126 रुपये में। और अगर आपने एसी में बैठना है तो ये जाएगी 283 रुपये में। हिसाब निकाल के देख ले। मैं एक रोटी की कीमत बता रहा हूँ। एक रोटी खाने का दौरानिया कितना है ये भी बता। दौरानिया चाहे 1 मिनट हो, चाहे 1 घंटा हो, बढ़ता जाएगा ना। मैं आपको सबसे कम दौरानिया का बता रहा हूँ। ये है इस महंगाई में एक रोटी की कीमत। मैंने बहुत बड़ी छलांग मारी है। 15 रुपए की रोटी करती जी, बले 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 बले, वाह आप फरीन है। तो जो बिजली महंगी की है, उस पंखे के नीचे जिसके मैंने बैठना है, वहां पे जो जलने वाला एक बल्ब है, उसके पैसे कहां से दूंगा मैं? उस 15 रुपए में शामिल होंगे वो पैसे? उस सस्ती गंदम जो आपने किसान से ले ली है, उसमें वो शामिल होंगे पैसे? तो अगर आप चले गए किसी अच्छे होटल में, गलती से कोई मेहमान आ गया है और आपकी जान को बढ़ गया साहब कि तनख्वाह तो गई। एक और चीज़ राना साहब देखिए, वो पिछले दिनों में होता ये था कि अगर कैश पे आपने लिया है, कोई शय खरीदी है या किसी बिल को अदा कर रहे हैं, तो फिर आपका टैक्स माइनस होता था।
मनहा करते थे उसमें, यानी उसमें मज़ीद आपको अदा करने पड़ते थे, और अगर आप कार्ड से पेमेंट करते थे तो वो टैक्स जो है वो आपको छूट मिल जाती थी। लेकिन अब मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है 3 जगहों के ऊपर उन्होंने कहा जी कि अगर आप कैश में भी अदा करें या कार्ड से भी करें आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। भाई करना पड़ेगा। अब तो सुने, एक और सुनना है, सुन रहे हैं अगली दफ़ा वो कह रहे हैं कि बिल के साथ इनका ये भी लगाएं कि आधा लीटर बोतल खून दी भी दियो। वो किसको कमी पड़ गई? प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं ना, इसलिए वो मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर एक रोटी जो है उसकी कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लें यार बैठ के, आप तो मैथ के अच्छे स्टूडेंट हैं, निकालें साहब, पता करें, ये बड़ा सस्ता हो गया। मैं इतना रातों रात पेट्रोल महंगा, आता था, बिजली महंगी, हर चीज महंगी, और बैंगन 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो से ऊपर नहीं जाते थे, और 150-200 रुपए किलो बैंगन। यासर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे रो रहे हैं कि फलां है जी, फलां है, फलां है, और भाई क्या मेरी अदलिया को भी नहीं याद है कि इस पे एक्शन लेना है? मेरी किसी सियासतदान को याद नहीं है एक्शन लेना है? सब लोग जो है बड़े सुकून से सुख की बांसुरी बजा रहे हैं, कोई लंदन बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, चोर दे अवाम को। आज गौहर इजाज साहब ने मुतालबा किया है IPPs वाला, जब वो निगरान सेटअप में थे तो उस वक्त की मुतालबे आगे लग दी सी, लाते ना उस वक्त लिस्ट सामने थे ना, निगरान सेटअप में वजीर थे, क्यों नहीं लाते? हर बंदा जाने के बाद यही बात करता अपनी सियासत चमकाने के लिए। लाए उन सबको सामने रखे, उन सब मुतालबा बड़ा अच्छा है, कितनी बिजली पैदा की, कितने पैसे लिए, किसकी है ये, कौन कौन पैसे लेता था, किस तरह पैसे देते थे, अगर बिजली ज्यादा पैदा हुई है तो किधर गई है भाई? 57% तो अपने रिश्तेदार निकल आने तो कौन ले चले सर, जो भी है करते हैं ना। आप यहाँ पे ना, मैं अपने अवाम से कहूंगा कि आप सोए रहे, बेफिक्र हो जाए, मजीद हम पेट्रोल जो है भरेगा। 15 रुपए की रोटी आपको जब 1500 में पड़ेगी उस वक्त आपने अपनी आंख खोलनी है, उससे पहले मत बेदार होइएगा। और हमें वैसे बेदार ये होने भी नहीं देते, ये हमें पता कौन सी नींद सुलाते हैं यासर साहब? हमें ये वो नींद सुलाते हैं जिस नींद में हमें ये नज़र आए कि हमने अपने बच्चों की रोटी किस तरह कमानी, जिस नींद में हमें ये नज़र आए कि आज रात को हमने घर जाना है तो बच्चा भूख से मर नहीं रहा होगा, आप किसी अस्पताल नहीं जा सकते। इंसानियत है ये। गुलाब देवी अस्पताल में जो हुआ है पता है ना आपको? और हम क्या है, हम या तो मरी में मीटिंग कर लें या ईवान सदर में जिस दिन फैसला आना उस दिन जोहराना भी हो। क्या था जोहराना? था किस चीज़ का जोहराना भाई? जिस दिन फैसला आया वो जोहराना कहाँ था? ईवान सदर में। क्यों की सी इतनी ऐसी बारिश की जगह पेट्रोल कर लेता सी की कीता सी असी आफरीन है यार। आज मैं भी सुबह से टीवी देख रहा था, किसी ने नहीं कहा कि जनाब जाके लाइनों में लगी उन औरतों को देखें जिनके बिल ठीक नहीं हो रहे, जो रो रही हैं। मैंने आज गुरु मांगर रोड पे वापरा के दफ्तर में गया, वहां पे बिल ठीक करवाने एक औरत आई हुई थी। पता वो क्या कह रही थी? कह रही थी, ये हल्फन मैं कह रहा हूँ, वो कह रही थी ये आखिरी बालियां हैं, इसके बाद तो घर में बेचने के लिए भी कुछ नहीं, जो बेचने आखिर में जो चीज़ रह जाती है उससे बेहतर मौत है। तो आप यहाँ पे लेक्चर आएगा इलेक्शन। मुझे एक बात ये महसूस नशस्तें अगर मिल जाती हैं तहरीक इंसाफ को, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इनको हुकूमत भी नहीं गिरती, इन्हें फ़िक्र क्या है? क्या फ़िक्र है? ये फ़िक्र का जवाब जान लेते हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ। मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर मखसूस नशस्तों को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के इक़दाम को लेकर और उसके अलावा एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक मुश्तरका इजलास हुआ है और उन्होंने एहतजाजी वॉकआउट भी पार्लियामेंट के अंदर किया है। कहा यह जा रहा है कि वो रुकने पार्लियामान जिन्होंने अपने हलफनामे जमा करवाए हैं और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी को शो कर दिया है, उन अराकीन पार्लियामेंट के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई हिकमत अमली तरतीब दी है कि उनके बारे में पहले ये क्लेम किया जा रहा था कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से रोका जा रहा था। वहाँ पे कोई हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकती थी, दूसरों को माइल करने के लिए और दूसरी पार्टीज़ में शमूलियत के हवाले से भी इक़दाम उठाए जा सकते थे। इस ज़मन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या प्लान किया, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमायूं मोहम्मद साहब, एक तो चीज़ क्लियर हुई पिछले एक लंबे अरसे में कि कभी बुलाना पड़ता था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा और कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कभी सीनियर रहनुमा,
तो कम से कम ये कन्फ्यूजन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पे पुकारा जा सकता है। तो आज जो इजलास हुआ है, आप उस इजलास के अंदर मौजूद थे जिसमें बकिया अफराद भी, अली मोहम्मद खान साहब भी, बैरिस्टर गौहर भी, हामिद रजा साहब भी, दीगर अफराद मौजूद थे। क्या फैसला हुआ है उस इजलास में बिलखुसूस ये नशिस्तों को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी वो थोड़ी सी जो इब्हाम था उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं शुरू से ही तहरीक इंसाफ में था, चूंकि मैं सेनेट में उस जमाने में आया था जब तहरीक इंसाफ थी। तो मेरे कम अज कम हम बाज लोग थे जो 2021 में सेनेटर बने थे, हम तहरीक इंसाफ के ही सेनेटर हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। ठीक है, बाकी जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस लिहाज से क्लियर कर दिया कि उन्होंने सब ने 11 वर्सेस 2 ने ये डिसीजन को सेट असाइड कर दिया बेस्ड ऑन इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन के भाई निशान लेने से पॉलिटिकल पार्टी ही खत्म हो जाती है और सब कैंडिडेट्स को उन्होंने इंडिपेंडेंट करार दे दिया। अब ये याद रखें, ये समझने के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपकी 5 कनाल की जमीन है, मैं उस पे कब्जा कर लेता हूं जमीन पे और मैं उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं और मुख्तलिफ अपने बेटों के नाम तकसीम कर देता हूं। आप कोर्ट में चले जाते हैं और उसके बाद जब डिसीजन रिवर्स होता है, सेट असाइड हो जाता है, जो मैंने गलत डिसीजन लिया था आपके लिहाज से, हमारे जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंट करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जब रिवर्स किया है तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे कि जहां पे इलेक्शन के बाद 3 दिन मिलते हैं कोई पार्टी ज्वाइन करने में। हम जाएंगे उससे पहले हिस्से में। वो पहला हिस्सा वो हिस्सा था जिसमें एक पॉलिटिकल जो कैंडिडेट होता है वो अपनी पार्टी को से टिकट लेता है, पार्टी उसको सेक्शन 66 इलेक्शन का जो 2017 का जो एक्ट है उस लिहाज से सर्टिफिकेट देती है। वो पूरा प्रोसीजर 2-3 हफ्तों का होता है, तो हमें उस प्रोसीजर में लेकर गए और इंशाल्लाह ताला ये भी हो जाएगा। लेकिन इससे देखिए ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी नंबर्स के तहत। हाँ, हमारे नंबर्स बढ़ जाएंगे, उनके जो 2 नंबरी थी वो कम हो जाएगी, लेकिन अभी उनकी 10 नंबरियां रहती है और उनके 420 भी रहती है। हमने जब तक ये 420 खत्म नहीं करनी, 10 नंबरी नहीं खत्म करनी, हम डटे रहेंगे। ये इनको डर है, ये एक्चुअल डर है जिसकी बेसिस पे वो हमें नहीं चाहते कि हम लोग इस रेस में रहें। इन लोगों ने आजकल मेरिट वाली रेस तो कभी लड़ी नहीं है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अवाम के सामने लड़ नहीं सकते, वोट हमसे ले नहीं सकते, तो फिर 2 नंबरी और 10 नंबरी और 420 पे तो आएंगे ही आएंगे। तो क्या करेंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाना चाहते हैं ताकि ये आराम से मिल के वही काम करे जो 1980 से लेके 2000 तक कर रहे थे। और वो मैं बता देता हूँ वो काम क्या था। 1985 में जब ये लोग इस मुल्क में आए थे बतौर लीडरान, उस वक्त पाकिस्तान चीन से, इंडिया से, मलेशिया से, सिंगापुर से ज्यादा मालदार था। उसके अलावा जो बांग्लादेश है 75% ज्यादा मालदार था। फिर मैं 2000 के बाद की बात ही नहीं करता हूँ, 2020 तक ये लोग बिल्कुल खराब हो गए थे। उन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान इंडिया से भी गरीब, चाइना से भी गरीब, सिंगापुर से भी गरीब, बांग्लादेश से भी गरीब, मलेशिया से भी गरीब। इन लोगों ने तो सत्यानाश कर दिया पूरे इस मुल्क का, और ये चाहते हैं कि ये दोबारा उधर ही चले जाएं। इन्होंने नैब लॉस चेंज इसलिए किए हैं रिट्रोस्पेक्टिवली कि 1985 से तुम हमारी कोई 2 नंबरी नहीं पकड़ोगे, हमारी चोरी नहीं पकड़ोगे, हमारे डाके नहीं पकड़ोगे। इस बेसिस पे ये हमारे साथ मिलके मुकाबला कर नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बताइए मुझे कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा प्रेस रिलीज, कोई ऐसा राब्ता, कोई ऐसी हिदायत, कोई ऐसा शेड्यूल जारी नहीं हुआ कि जिस पे आप लोगों के कागजात नामजदगी जमा हो जो महसूस नशिस्तों वाले हैं, बाकी मामला हो तहरीक। मुझे तो लग रहा है जो नज़र आ रहा अब तक कि शायद यहाँ उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समझ नहीं आ रही, या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे
अमल नहीं करना चाहते। तो तहरीक इंसाफ इस दौरानिए में इंतज़ार करेगी या फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी? देखिए, इस तरह है कि इमरान खान वैसे ही तो नहीं कहता है, एक तो ये नालायक बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि हम लोग इंतजार करेंगे इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, हालांकि हमें बहुत ज्यादा डाउट है, लेकिन हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इनको इतना टाइम देंगे कि जब डिटेल जजमेंट आ जाएगी तो उस डिटेल जजमेंट के सामने रखते हुए ये इनको करना पड़ेगा। अब रही बात ये जो सुनने में आ रही है, और मुझे इनके साथ वो सारे आईपीपीज आप बता रहे थे, मेरा दिल टुक रहा था उस औरत ने जिसने कहा कि मैं बालियां बेच रहा हूं। आप सोचिए उन पाकिस्तानियों को कि जो इस वक्त आपकी आईपीपीज के मालिक हैं, बगैर सिंगल बिजली वो बनाते हुए ये लोग अरबों रुपए लेकर जा रहे हैं। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि इनका मुल्क कहां खड़ा हुआ है और ये लोग अरबों रुपए लेकर जा रहे हैं। ये कितना लेकर जाएंगे, कहां लेकर जाएंगे, कब्र में कहां ले जाएंगे, इनके बच्चे कहां लेकर जाएंगे, उनको किसी को ये हजम नहीं होगा। क़यामत वाले दिन ये इसका हिसाब किताब देंगे। इनकी जगह अगर कोई ईमानदार आदमी होता, मैं नाम लिए बगैर एक निशानदेही करूं आपको। एक बड़ी मारूफ तरीन शख्सियत के 4 मिलियन पाउंड एक शख्स लेकर चला गया है और उसने एक आलीशान जगह पर आलीशान फ्लैट भी लिया है। और मैंने जब अपनी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो शख्स जो है उसके पास वो सारा माल किसी ने रखवाया हुआ था। तो फिर उसी शख्स ने किसी को कहा कि चोरा नु पै गए मोर। तो डॉक्टर साहब हो सकता कभी इन्होंने भी हो ही जावे सर, हो ही ना होए सर, इनको क्या एहसास नहीं है कि हमारा मुल्क कहां जा रहा है? इनको एहसास नहीं है, इतना भी दुख नहीं है। चलो ठीक है, अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हो कुछ जायज ले लो, बाकी छोड़ दो इस मुल्क के लिए। आप इस मुल्क के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? इतनी मोहब्बत आपको अपने पैसों से कि आप मुल्क को तबाह कर रहे हो। 2.5 खरब रुपए आप लोग लेकर जा रहे हो सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स में, बाकी जगह पे भी आपको प्रॉफिट आ रहा है। आपके क्या हिवस है? आप क्या कर लोगे इतने पैसे का? कुछ नहीं कर सकोगे। खुदा के लिए उन गरीबों पे रहम करो, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करो। फिर आप लोग कहते हो कि जी ये मुल्क फलाना है। आप लोगों को अपने ऊपर देखते हुए शर्म नहीं आती? मुझे ऑनेस्टली मुझे इतनी तकलीफ होती है इन लोगों को देखते हुए, ये क्या चाहते हैं इस मुल्क से। और एक और बात भी बता दूं सर, हमें खफा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर मैं सच बात बताऊं, जो मैंने देखा है नीचे से लेकर ऊपर तक, हम सारे लोग जब मौका मिलता है हम लोग उसी तरह ही करते हैं। जिसको मौका मिलता है वो। पाकिस्तान की इकोनॉमी 8 खरब रुपए है। पाकिस्तान की जो अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी है वो 18 से 20 खरब की है। वो किधर है? वो सर्कुलेट कर रही है अंडरग्राउंड। वो अंडरग्राउंड जो है ना, जब तक आपको पता है कि अगर आप इंडिया में चले जाए, रेगिस्तान में चले जाए, वहां पे किसी रेडी वाले से कुछ चीज खरीदे, आपको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी शो करनी पड़ती है। पाकिस्तान में आप किसी ज्वेलर के पास चले जाए, वो कहते हैं मुझे पैसे दे दो, कैश दे दो, मैं आपको रसीद नहीं दूंगा। हम बात क्या कर रहे हैं? किसी रेडी वाले के पास चले जाओ, ये जो इस्लामाबाद में और हर जगह पे बर्गर वाले कोने में है, वो लोग भी कोई 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने के कमा लेते हैं। अपने हिस्से के 500 रुपए 1000 रुपए दे देना टैक्स। डॉक्टर साहब ये बताइए, इस मुल्क के डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज आपका जो इजलास हुआ है उसमें एडहॉक जजेस को लेके आपने प्लानिंग क्या की है? क्योंकि वफाकी हुकूमत तो इस पे मुसर है, जुडिशल कमीशन ने इसका फैसला करना है, वो खुद को मजबूत तरीन हलकों में शुमार कर रहे हैं कि जिनका फैसला माना जाएगा। देखिए जी, इस तरह है कि आजम नजीर तारड़ साहब प्रॉब्ली शायद उन 8 जजों से ज्यादा जानते होंगे। इन 8 जजेस में वो लोग भी होंगे जिन्होंने आजम नजीर तारड़ को पढ़ाया भी है, ठीक है ना। तो ये कहना कि उनका, देखिए हमारा काम है एज अ पार्लियामेंटेरियन कि हम लॉ बनाएं, उस लॉ को आर्टिकल 2 के खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। अब उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो जुडिशरी का काम है। अगर हम ही इंटरप्रिटेशन कर लेंगे तो फिर जुडिशरी को ताला लगा दो, मैं तो यही कहता हूं। नंबर 2, अगर हम लोग एडहॉक जजेस करेंगे तो मेरी एडहॉक जजेस के बारे में एक सवाल है कि अगर आपने एडहॉक जजेस लगाना है, आप मुझे ये बताओ, उसकी बजाय आपके पास 4 सूबे हैं, हर एक सूबे में से एक ले लो, एलिवेट कर लो। एडहॉक की क्या जरूरत है? और एडहॉक की एक वजह है, मैं वजह बताना चाहता हूं कि मैं क्यों इस पे
मेरी पर्सनल राय है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो को जुडिशियल मर्डर किया था, आपको पता होगा, याद होगा कि उसके अंदर जो किरदार जिसने अदा किया था वो एडहॉक जज था। उस एडहॉक जज ने अपना पलड़ा डाल दिया था उनको जुडिशियल मर्डर के लिए, उन्होंने कर दिया था। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत बुरी है। अच्छा, नंबर 2, अगर आपने करना है तो आप ऐसा करो। नंबर 2, आपके नीचे इतने सारे जो आपके केस है, पंजाब में आपको 25 जजेस की जरूरत है, आप वहां क्यों नहीं रख लेते हो? आप उनको क्यों नहीं कर लेते हो? नंबर 3, अगर आपने लेना है जरूर रिटायर्ड जजेस को लो। देखिए, हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड, ये सारे आ जाते हैं, ये अपनी पेंशन भी खा रहे हैं और साथ साथ अपने पे तनख्वाहें भी लेना शुरू कर देते हैं। हम लोग जा किस तरफ रहे हैं? हम इन जनरल पाकिस्तान की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? हम लोगों ने अपने आप को देखा हुआ है, अपने चंद लोगों को देखा हुआ है। उस एक डिसीजन को बदलने के लिए, एक बंदे को मारने के लिए, एक पार्टी को बैन करने के लिए, हम पूरे सिस्टम को तबाह करने के लिए खुश हैं। चले डॉक्टर साहब एक मिनट, मेरा आखिरी सवाल है। अगर 1% मैं कह रहा हूँ, ऐसे इम्कानात तो नहीं है, ये मुझे भी पता है, अगर ये तहरीक इंसाफ को बैन कर देते हैं, अगर मैं 1% कह रहा हूँ कि ऐसे इम्कानात नहीं हैं, अगर ये कर देते हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, इंतज़ार, तहरीक क्या होगी? देखिए, एक बात याद रखिए राना साहब, एक बात याद रखिए, पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए बैन करने में और उसको बिल्कुल खत्म करने में, जो कि इलेक्शन एक्ट 2012 के लिहाज से, ठीक है ना, उसको डिसॉल्व करने में। ये दो मुख्तलिफ चीजें। बैन गवर्नमेंट वैसे ही बैन कर सकती है कि भाई ये चीजें इसको बैन कर दो, वो और चीज है। लेकिन अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 212 इलेक्शन एक्ट और जो आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत ये रेफरेंस भेजेंगे और वो नंबर्स चेंज करके कर लेंगे, आपको पता है ये क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100, 200, 300, 400, 500 लोगों को डी-सीट नहीं कर रहे। ये इमरान खान को जो है ना अपने रास्ते से नहीं हटा रहे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कर रहे। आप चाहते क्या हो? क्या हम लोग अपने जो पास्ट है हम उससे कुछ सीख नहीं रहे? क्या वही गलतियां, वही फॉर्मूला हम दोबारा आज इतने अरसे बाद फिर लगाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमें समझ नहीं आती? क्या हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं है? अगर हिटलर को कोई बताने वाला होता कि नेपोलियन ने ये मिस्टेक की थी कि वो रशिया चला गया था और हिटलर रशिया ना जाता, तो दुनिया की आज हिस्ट्री बदल जाती। इसी तरह के अगर पाकिस्तान के अंदर लोग समझ जाएं कि हमने क्या गलती की थी और वो गलती ना दोहराए, तो हम पाकिस्तानी भी बदल सकते हैं। शर्त ये है कि हमें समझना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों को, ये जो बता रहे हैं लोग कि ये कर ले, ये इनको क्यों बता रहे हैं? और ये इनकी अपनी अकल नहीं है। इनको हमें समझ नहीं आती कि हम लोगों के लिए क्यों नफरत पैदा हो रही है, हम क्यों लोग हमसे नफरत कर रहे हैं। क्या समझ नहीं आ रही इनको? क्या ये लोग इतने बेवकूफ हैं? डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। डॉक्टर साहब, इतलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उन रहनुमाओं को जिन्होंने हल्फनामे जमा करवाए हैं, उनको किसी महफूज मकाम पे मुंतकिल किया है। क्या इसमें सदाकत है, और अगर किया है तो उसकी वजूहात क्या? देखिए, इस तरह है कि इस्लाम में वो कहते हैं कि आप अल्लाह पे तवक्कल करो, लेकिन पहले अपने ऊंट का पांव बांध दो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और इस पूरे मंजरनामे में कि जो सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ा हुआ है, जो बैन से भी जुड़ा है, जो एडहॉक जजेस वाले तनाजुर में, इस पर एक कानूनी राय लेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जो मामलात हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और जो मामलात है एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से, और उसके साथ साथ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करनी है, जो इलेक्टेड पर्सनस हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, और इस ज़िमन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के हवाले से जो बातें हो रही हैं, ये पूरा कानूनी मंजरनामा, इसको समझने की ज़रूरत है। बातें तो बहुत सी पॉलिटिकली हो जाती हैं, लेकिन उसके पीछे की मंतिक, मसलहत और कानूनी जो तशरीह है
वो किसी को मालूम नहीं होती और फिर उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। और बेशुमार जगहों के ऊपर हमारे माहिरीन कवानीन जो हुकूमती बेंचेस का हिस्सा बन जाते हैं वो भी बेशुमार मामलात को आके ऐसे पोलिटिसाइज करते हैं कि मालूम नहीं पड़ता कि कानूनी तशरीह के एतबार से ये बात इनकी ठीक है या इसे सियासी नुक्ता नज़र से देखना पड़ेगा। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, जिन लोगों ने हलफ उठाया था और उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया था वो मुतासिरीन में से हैं, तो वो फर्दन जो हैं वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे जाके दरखास्तों को दायर करेंगे और अपना हक मांगेंगे। मेरा सर सवाल ये है कि ये बताइएगा कि मुतासिर जो होती है मखसूस नशिस्तों को लेके, क्या वो पार्लिमानी यानी पॉलिटिकल पार्टी होती है या फर्द वाहिद होता है? क्योंकि ये तो पार्लिमानी पार्टी ने नशिस्तें तरजीही जारी करनी होती हैं, इसका इख्तियार तो उस शख्स के पास नहीं होता। हाँ, इलेक्टेड पर्सन जो है अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई है, वो मुतासरा है, तो वो फर्द वाहिद के तौर पे जा सकता है। तो क्या मखसूस नशिस्तों वाले को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात, जिस तरह आपने बात की कि मुतासरीन कौन है, इसमें ये सारे हिजान की कैफियत शुरू होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ मुतनाज़ा फ़ैसले, कुछ गलत फ़ैसले जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट के अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा कि हमारे फ़ैसले की इंटरप्रिटेशन ही गलत की गई। और उसके बाद जब आपने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अगर बगौर पढ़ें और उसका मुताला करें तो उसके अंदर बड़ी वाज़े एक चीज़ लिखी गई कि ये पब्लिक का मैंडेट है और उसी पार्टी को मिलेगा जिसके पास ये जाएगा। अब जब एक मामला शुरू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल ले लिया गया। सिंबल लेने के बाद वो इलेक्शन में गई एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे। किसी के पास निशान बैंगन था, किसी के पास मूली था, किसी के पास जूता निशान था, किसी के पास कुछ था। बेतहाशा निशानों के ऊपर गए और लोगों ने ढूंढ के वोट डाल दिया। जब वोट डाल दिया और उसके बाद वो लोग पार्लियामेंट के अंदर या असेंबलीज के अंदर आ गए और उसके बाद ये मामला महसूस नशिस्तों वाला आया, तो उसके अंदर और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। उन्होंने किसी पार्लिमानी जमात को ज्वाइन करना था जो कानून की मंशा भी थी, और उसी कानून की मंशा के मुताबिक उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जब ज्वाइन किया तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने दोबारा एक हिजानी कैफियत को क्रिएट किया और इस मंतक के साथ आए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और जिस जमात ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसको हम महसूस नशिस्तें या रिजर्व सीट्स कैसे दे दें। अब महसूस नशिस्तों के हवाले से पार्लिमानी जमात के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पे चले गए, और ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ थी। हर आदमी पाकिस्तान के एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग से पूछ लें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर कौन से लोग मौजूद हैं, तो वो आपको यक जुबान कहेंगे कि वो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट लेकर आए थे। शायद किसी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पता भी नहीं था। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन हमारे कहते हैं कि ये तो पार्लिमानी जमात ही कोई और है, ये इमरान खान का वोट ही नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि देर आए दुरुस्त आए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया, उस फैसले की रूह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट्स दी, और उसके बाद ये जो अब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, हम उसी पे आते हैं। ये बता दें मिनिस्टर साहब, अगर आज फैसले को 5 दिन तो होगी तकरीबन, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ना वो शेड्यूल दिया है कोई जो महसूस नशिस्तों के लिए हुक्म मिला था, ना कोई और चीज़ है। कितने दिन इंतज़ार होगा इस चीज़ का? और अगर इलेक्शन कमीशन इस पर अमल नहीं करता और पार्लियामेंट के अंदर कोई 22 तारीख को इजलास में कोई कानून बन जाता है, तो क्या उसके बावजूद भी ये फैसला अमल दरामद होगा? ये अगर इस मुल्क में आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलना है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोअन मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर वही हिजानी कैफियत आएगी। इस मुल्क के अंदर इकॉनमी आपकी पहले जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही, इन्हीं हालात की वजह से जो इस गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इनको मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानेंगे तो ये हुकूमत आने वाले दिनों के अंदर, मुझे नहीं समझ आती इनके थिंक टैंक कौन है, इनको कौन लोग ये राय दे रहे हैं और किस किस्म के लोग हैं। और मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है। ये इस किस्म के लोग हैं कि जिनको समझ नहीं आ रही कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आइन और कानून की मंशा क्या है, और उसके ये
बिल्कुल एवं जो है बगैर सोच समझ के ही एक आदमी उठता है और वो उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फिर उनको ख्याल आता है हो ये तो हमने गलत कर दिया, ये तो हमारी कैफियत ही नहीं थी। उसके बाद लीडरान के बयान आना शुरू हो जाते हैं कि नहीं हमने तो इस तरह का अभी कोई फैसला लिया ही नहीं, ना हमने अपने इत्तेहादियों को जो है एक चीज ये बताइएगा, एतमाद में लिया है। एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से जो हुकूमत फैसला कर रही है, जुडिशल कमीशन इसका हतमी तौर पे फैसला करेगा, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 187 के तहत एडहॉक जजेस की तैनाती जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कॉरम पूरा ना होने की वजह से हो सकती है, लेकिन अगर कॉरम पूरा हो तो तब वो एडहॉकिज्म के ऊपर तैनाती नहीं कर सकते। तो इस ज़मीन के अंदर आइन क्या कहता है और तरीक़ाकार क्या है एडहॉक जजेस की तैनाती? सर देखें, लास्ट टाइम जो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई थी दैट वाज डन बैक इन 2015, और लतीफ़ खोसा साहब की बात इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कोरम पूरा नहीं था और उस हवाले से जो है एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी। आज तो शायद ज़रूरत नहीं है इस बात की। अगर इसी मंतक को सामने रख लिया जाए, जो मंतक को लेकर आया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उस वजह से हमें एडहॉक जजेस की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर रीथिंक करने की ज़रूरत है, इस पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत है। फिर आप कहाँ एडहॉक जजेस लेकर आएंगे? फिर आप हाई कोर्ट्स के अंदर भी एडहॉक जजेस को ले आए, फिर आप लोअर कोर्ट्स जहां पे बैकलॉग केसेस का इतना ज़्यादा है कि वहां पे सालों साल केसेस पड़े रहते हैं, तो फिर वहां पे भी आप एडहॉक जजेस को लेकर आ जाए। तो मेरा ख्याल है ये पॉलिसी जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी सस्टेन, और ये होने नहीं जा रहा। और इसके ऊपर आपको पता है कुछ सियासी जमातों ने बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वाज़े मौक़िफ़ लिया है कि हम इसको रेजिस्ट करेंगे और ये नहीं होने देंगे, और बाकी अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके ऊपर अपनी राय देनी है, और जब वो आएंगी तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल होगा। और जिस तरह आपने कहा ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये मामले को देखना है, और जिस तरह की हैजानी कैफियत के अंदर ये मुल्क गुजर रहा है, जिस तरह के आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ किया जा रहा है और हाई कोर्ट के फैसलों के साथ किया जा रहा है। अभी कल मैं एक इंटरव्यू शायद जमील खान साहब रिटायर्ड जज जो हाई कोर्ट के थे जिन्होंने रिजाइन किया था उनका देख रहा था, और जिस किस्म के इंकशाफात उन्होंने किए उस इंटरव्यू के अंदर, तो सर इन हालात के अंदर मैं नहीं समझता कि एडहॉक जजेस के तौर पे कोई जज अपनी अपॉइंटमेंट के लिए अपने आप को पेश करेगा। और मैं मतलब शायद बिल्कुल इस ये का बात कहने में आग बजाने दूं कि हमारे जिन जजेस का नाम प्रपोज किया गया था उनमें से कुछ जजेस ने ऑलरेडी इस प्रपोजल को डिनाई भी कर दिया है। हालात ऐसे नहीं है, उनको भी नजर आ रहा है। आपकी एक पिटीशन भरी गई है जो इसमें आपने तौहीन अदालत की पिटीशन की है, आपने एक रुकने असम्बली के लिए भी उनका नाम ECL से या किसी भी से निकाला जाए। दूसरा, आज आप अदालत में पेश भी हुए बानी तहरीक इंसाफ के मुकदमात के हवाले से, तो क्या सूरत हाल जा रही है? बहुत सारे हमारे PTI के इलेक्टेड MPs वर्कर्स उनके हवाले से हमने पिटीशंस की हुई हैं। ये जिस केस की आप बात कर रहे हैं इसके अंदर ये हमारे कसूर से MPA थे सरदार राशिद तुफैल, उनका नाम PNIL में प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के अंदर डाला गया 9 मई के वाक़े के बाद। उस हवाले से ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर रेट पिटीशन की गई जो जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब के पास लगी। उन्होंने उस ऑर्डर को जिसके तहत PNIL के अंदर नाम इनका डाला गया था उसको इलीगल डिक्लेयर किया और ये ऑर्डर पास किए DG FIA को कि आप फॉरेन और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि फॉरेन इनका नाम PNIL से निकालें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बात को आज 3 महीने हो गए। वो जो साहिल है वो बेचारा बार बार इस्लामाबाद जाता रहा, चक्कर लगाता रहा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बिलाखिर उसने आज दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है तो इन्हीं अदालत के मामले के अंदर कि अगर अदालतों के फैसलों पे अमल दरामद नहीं किया जाना, अगर उन फैसलों पे इदारों ने अमल नहीं करना जो पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये कौम किधर चली जाए, ये लोग किधर चले जाएं। जो आईने पाकिस्तान उनको हक देता है कि उनके जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स वो गारंटी करता है आईने पाकिस्तान, जब उनकी वायलेशन होगी तो फिर इसी तरह मामला चलेंगे। और उस पिटीशन के अंदर ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी इंटीरियर बल्कि DG FIA और भी बहुत सारे लोग उसके अंदर जो है वो रिस्पोंडेंट्स हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल इसके ऊपर मजीद होगी। नाज़रीन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।